अच्छा बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बढ़िया है, मस्त है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो बताइए आज आप लोग की किसकी क्लास है, बताइए जल्दी से। आज आप लोग की कौन से सब्जेक्ट की क्लास है। तो आप सबको इतना पता चल चुका होगा, आज बायोलॉजी की क्लास है, आज आप लोग की जीव विज्ञान की क्लास है और हम लोग पूरा जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है जीव विज्ञान, आपका कितने क्वेश्चन आते हैं CHSL में, ये सब को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम अपना नाम भी बताएंगे, तो थोड़ा वेट करना होगा, थोड़े वेट के बाद हम अपना नाम बताएंगे। तो पहले हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। वॉइस थोड़ा ठीक कर लो, थोड़ा ठीक कैसे कर ले आप ही बता दीजिए। अच्छा दुआ है मेरी, सब लोग बोल रहे दुआ है मेरी, अच्छी अच्छी तो बात है ना कि मेरी दुआ है, आप लोग ठीक है, आप लोग मस्त है, इससे अच्छी बात क्या होगी। इसलिए पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा नाम क्या है, उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं वो सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज बायोलॉजी, आप लोग का जीव विज्ञान क्या होता है, बताइए आप लोग। अगर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज बायोलॉजी, आप लोग का जीव विज्ञान क्या है, तो देखिए जीव विज्ञान क्या है, इन सिंपली देखिए जो हमारा बायोलॉजी है ये कोई अलग आप लोग का सब्जेक्ट नहीं होता, ये हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है, विज्ञान का एक ब्रांच होता है। और विज्ञान की एक ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को जीव विज्ञान नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो आप लोग का साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे आप लोग का बायोलॉजी क्या है। तो चलिए डिस्कस करें, अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसको लोग साइंस नाम से जानते हैं, विज्ञान नाम से जानते हैं। और देखिए क्या होता है विज्ञान, आप लोग का साइंस क्या होता है। तो जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं वो मेनली दो फैक्टर से मिलकर बना है। कितने फैक्टर से, वो मेनली दो फैक्टर से मिलकर बना होता है। और कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो एक आप लोग है, आप लोग बताइए कैसे फैक्टर होंगे, आप लोग सजीव होंगे कि निर्जीव होंगे, सब लोग बताइए। अगर सिंपली पूछा जाए हम लोग कैसे फैक्टर होते हैं, तो आप सबको पता है हम लोग लिविंग फैक्टर होते हैं, हम लोग सजीव फैक्टर होते हैं। तो जो भी आप लोग बैठे हुए आप लोग का लिविंग फैक्टर होगा, सजीव फैक्टर होगा। ऐसे देखिए पूरे आपके रूम में जहाँ पर भी बैठे हैं वो वहां पर एयर भरा होगा, हवा भरा होगा, और ये हवा कैसा फैक्टर होगा, नॉन लिविंग निर्जीव होगा। तो जो भी आप लोग का हवा भरा है, जो भी आप लोग का एयर भरा हुआ है, चेयर वगैरह रखा है, बेड वगैरह रखा हुआ है, ये हमारा कैसा फैक्टर होगा, निर्जीव होगा आप लोग का, ये नॉन लिविंग होगा। तो देखिए साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, कोई भी सजीव कैसे मिलकर बना है, कोई भी निर्जीव कैसे मिलकर बना है, इसी के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो सजीव कैसे बना है, निर्जीव कैसे बना है, इन्हीं के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो सिंपली देखा जाए, अगर आप लोग से पूछा जाए सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप बताइए। हम लोगों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप सबको पता है सजीव की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका होती है। तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सेल होगी, कोशिका होगी। और जब भी हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, विज्ञान में पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में जिसमें भी पढ़ेंगे ये आपका साइंस होगा, ये आप लोग का विज्ञान होगा। ऐसे अगर आपको से पूछा जाए नॉन लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, निर्जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप सबको पता है जो निर्जीव है इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये हमारा एटम होता है, परमाणु होता है। और जब भी हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, ये भी साइंस होगा, ये भी आप लोग का विज्ञान हो जाएगा। तो इन सिंपल देखिए व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो कोई भी सजीव कैसे मिलकर बना है, एक मिनट। तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोई भी सजीव कैसे मिलकर बना है, कोई भी निर्जीव कैसे मिलकर बना है, इसी के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, इसी हम लोग साइंस कहते हैं। तो आपने बताया अगर सिंपली पूछे हमारे साइंस के टोटल कितने ब्रांच होते हैं, बताया सब लोग। विज्ञान के टोटल कितने ब्रांचेस होते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए विज्ञान के मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। और ये 3 ब्रांचेस कौन कौन सा होगा, एक आप लोग का फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक बायोलॉजी होगा। तो मेनली यहाँ पे 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आप सबको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम निर्जीव नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन देखिए जो हमारा बायोलॉजी है, हम लोग बायोलॉजी में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला वर्ड क्या लगा हुआ है, ये आप लोग का बायो है। और बायो किसके लिए रूट वर्ड होगा, ये आपके लाइफ के लिए रूट वर्ड होता है। तो यहाँ पर बायो लगा, ये किसके लिए रूट वर्ड होगा, ये लाइफ के लिए रूट वर्ड होगा। आगे क्या लगा हुआ है, आगे आप लोग का लॉजी वर्ड है, और लॉजी का मतलब क्या होगा, ये हमारा स्टडी हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर देखिए व्हाट इज बायोलॉजी, आप लोग का जीव विज्ञान क्या होता है। इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये जीवन का अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है, ये जीवन का अध्ययन है। और जब ये जीवन का अध्ययन है, आप लोग बताए इसमें हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे कि निर्जीव के बारे में, चलिए बताइए।
जब ये हमारे जीवन का अध्ययन है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सजीव या निर्जीव। तो आप सबको पता है इसमें मेनली सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, छिपकली के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो देखिए बायोलॉजी किसका अध्ययन होगा? जीव विज्ञान किसका अध्ययन होगा? ये हमारे जीवन का अध्ययन है, ये हमारे लिविंग का अध्ययन है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कौन कौन आंसर देंगे? अलका, जितेंद्र, रूबी, संजीत और कौन है? सतबीर, राकेश, श्रुति, रणवीर। सब लोग आंसर दीजिए। अगर आप लोग से पूछे जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक, बायोलॉजी के जनक कौन है? तो आप सबको पता होना चाहिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अरस्तु। बिल्कुल सही आंसर है। संदीप, अतुल, भूपेंद्र, रूपा, सब लोगों ने बिल्कुल, कोमल, प्रीति, बिल्कुल सही आंसर है। तो जब भी आप उसे पूछे जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एरिस्टोटल। इन सिंपली हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। तो जब भी पूछा जाए जीव विज्ञान को डिस्कवर किसने किया था, जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने? अरस्तु ने बताया था। इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब आप अगला बताइए, हमारी बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस होंगे? ये तो पता चल गया बायोलॉजी क्या है, लेकिन अगला बताइए बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस होते हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए। वैसे तो इसके कई सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन इसका मेन 2 ब्रांच होता है। और ये मेन 2 ब्रांच कौन कौन सा होगा? एक हमारा जूलॉजी हो जाएगा। तो देखिए बायोलॉजी का एक हमारा ब्रांच कौन सा होता है? ये हमारा जूलॉजी होगा। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो होगा जूलॉजी होगा, जंतु विज्ञान हो जाएगा। जबकि अगला देखिए, अगला हमारा कौन सा होता है? ये बॉटनी होता है। और बॉटनी को हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारी बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जीव विज्ञान 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक जंतु विज्ञान होगा, एक वनस्पति विज्ञान। तो नाम से क्या लग रहा है? जंतु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? बताइए आप लोग, नाम से क्या लग रहा है? जंतु विज्ञान नाम से लग रहा है। इसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में। तो जब भी हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ये स्टडी हमारा जूलॉजी कहलाता है, ये हमारा जंतु विज्ञान कहलाएगा। जबकि देखिए बॉटनी किसका अध्ययन है? तो बॉटनी जब भी हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े, जब भी हम लोग पौधों के बारे में पढ़े, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बॉटनी हो जाएगा। तो बॉटनी में मेनली हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग जूलॉजी में मेनली एनिमल के बारे में। तो अब आप लोग बताइए हम लोग का अध्ययन किसमें होगा? श्वेता, अजीत और कौन है यहाँ पे? रूपा है, दीपाली है, जितेंद्र, गौतम, प्रतीक, अतुल। सब लोग आंसर दीजिए। ह्यूमन की स्टडी किसमें होनी चाहिए? ह्यूमन की स्टडी जूलॉजी में होगी कि बॉटनी में? हम लोग का अध्ययन किसमें होगा? जूलॉजी में होगा कि बॉटनी में होगा? अलका बोल रही है जूलॉजी, मोहिनी बोल रही है प्लांट्स, राकेश बोल रहा है जूलॉजी। तो सब लोग यहाँ पे जूलॉजी बोल रहे हैं। क्या सब लोग ये मानते हैं कि हम लोग जानवर होते हैं? यहाँ पे देखिए काजल ने बॉटनी बोला, बाकी सब लोग जूलॉजी बोल रहे हैं। तो आप लोग बताइए क्या ह्यूमन एक एनिमल होता है? क्या हम लोग एक जानवर है? तो आप सबको पता होना चाहिए ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग क्या होते हैं? हम लोग एक सामाजिक जंतु है। और जैसे भी जंतु है तो एनिमल ना। और जब हम लोग एनिमल है, हमारा अध्ययन किसमें होगा? हमारा अध्ययन जूलॉजी में होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी आप लोग के जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मानव को सम्मिलित करके देखे तो ये सारा जूलॉजी में अध्ययन होगा। जबकि बॉटनी में किसका अध्ययन होता है? बॉटनी में पौधों का अध्ययन होगा, यहाँ पे प्लांट्स का अध्ययन होगा। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। क्या होता है जूलॉजी, ये भी डिस्कस किया जाएगा। क्या होता है बॉटनी, ये भी डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग बताएं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी कौन होंगे? सब बताइए फादर ऑफ जूलॉजी आप लोगों के जंतु विज्ञान के जनक कौन होंगे? ये तो हमने बता दिया क्या होता है जूलॉजी, क्या होता है बॉटनी, ये हमने बता दिया। अब आप लोग बताएं फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? आप लोग के जंतु विज्ञान के जनक। तो सबको पता होना चाहिए, चाहे बायोलॉजी हुआ चाहे आप लोग का जूलॉजी हुआ, दोनों के जनक हम लोग किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु क्या होंगे? दोनों के जनक होंगे, चाहे बायोलॉजी हो गया चाहे जूलॉजी हो गया। लेकिन आप लोग बताएं बॉटनी के जनक कौन है? बताइए आप लोग के वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तब ये भी अरस्तु मत कहिएगा, सबके जनक अरस्तु नहीं हो सकते। बॉटनी के जनक अलग होंगे। और आप लोग बताइए बॉटनी के जनक। अतुल का आंसर बिल्कुल सही है, भूपेंद्र का आंसर भी बिल्कुल सही है, लो का भी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को हम बॉटनी का जनक कहते हैं। तो जब भी आप से पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक, ये हमारे कौन हो जाएंगे? ये आपके थियोफ्रेटस होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जूलॉजी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है बॉटनी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जूलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है अगर हम CHSL की बात करें, CHSL में जूलॉजी ज्यादा आता है कि बॉटनी? आप लोगों को क्या लगता है? आपका जो CHSL का एग्जाम होने वाला है उसमें जूलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बॉटनी के? तो आप सबको पता होना चाहिए जो जूलॉजी है, जूलॉजी से 95% क्वेश्चन आता है।
मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आता है? जूलॉजी से आता है। 95% यहाँ तक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। जबकि देखिए बॉटनी से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो बॉटनी से आपके 5% क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉटनी नहीं पढ़ेंगे, बॉटनी भी पढ़ा जाएगा, पर मेनली हम लोग जूलॉजी पे फोकस करेंगे। यहाँ पर मेनली हम लोग जूलॉजी के बारे में फोकस करेंगे। तो चलिए देखिए अब हम क्या जानते हैं। तो हमने ये तो बता दिया, बिल्कुल एमटीएस में भी बायो से आते हैं, तो ये तो हमने बता दिया। आपके पास बायोलॉजी क्या है? अब आप लोग बताएं, क्या कभी आप लोगों ने बायोलॉजी का एग्जाम दिया है? पीपी पूछिए क्यों मैम, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो एग्जामिनर बनाते हैं शायद उनको जूलॉजी ज्यादा पसंद है, इसलिए जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, वो बॉटनी से कम क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए तो चलिए, अगर आप ऐसे पूछिए क्या कभी भी आपने एग्जाम दिया है, सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम दिया है? अगर एग्जाम नहीं भी दिया, कम से कम आप लोगों ने पेपर तो देखा होगा कि इसके क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं। और आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछे जो आपका सीएचएसएल है उसमें बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं? क्या कभी भी आप लोगों ने देखा है कि बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं? आप सबको पता होना चाहिए बायोलॉजी में मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 5, और 5 का मतलब ऐसा नहीं कि 5 ही आएगा, कई बार 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, लेकिन ऑन एवरेज कितना होगा? मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 5 होता है। तो देखिए अगर आप लोग सिंपली पूछे यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर जरूरी होता है, बताइए आप लोग क्या 2 से 5 नंबर आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा? आप सबको पता है आजकल 0.5 पॉइंट में भी नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो फिर भी 2 से 5 नंबर है। तो 2 से 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 से 5 नंबर करने के क्या क्या करना होगा? यहाँ पर अगला हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, अगला सिलेबस डिस्कस करेंगे। लेकिन सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप लोग बताइए मेरा नाम क्या है? क्या आपने मेरा नाम सुना है कभी? अच्छा, ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे संदीप। पहले ये बताइए मेरा नाम क्या है? क्या कभी भी आप लोग मेरा नाम सुने होंगे? वैसे ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। आप में से अगर स्टडी तो पहले जो पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम लोगों ने मेरा नाम सुना होगा। और मेरा नाम क्या है? तो सबा नाम है, सबा नाम है। और करियर पे जितने भी जीएस के बेनिफिट्स आते हैं उसमें मेनली बायोलॉजी हमें पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी के एक्सपर्ट है, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, और बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाते हैं। तो आज के बाद आप लोग को पता होना चाहिए मेरा नाम क्या है, सबा नाम है। हमने क्या किया हुआ है? तो हमने यहाँ पर एमएससी बायोटेक किया हुआ है। तो मेरा अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मेरा मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एमएससी बायोटेक है। अब आप लोग ये पूछेंगे कितने साल से पढ़ा रही है, तो ये बताना अच्छी बात नहीं होती कितने साल से पढ़ा रहे हैं। जब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे आपको समझ आने लगेगा, आपको खुद पता चल जाएगा हम कितने साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, ये आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो ये हमारा किसके बारे में था? बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में। चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये जो बिल्कुल बिल्कुल कवर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। आप लोग का जो 2 से 5 नंबर आता है कौन कौन से टॉपिक से आता होगा, मतलब यहाँ पे सिलेबस कौन सा होगा? तो क्या आप लोग को सिलेबस जानना है? बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को सिलेबस जानना है कि बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते होंगे? तो लिख लीजिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। सिलेबस और सिलेबस नहीं, सीजीएल कवर नहीं होगा एनिमेश, उसमें थोड़ा डीप लेवल का आता है। यहाँ पर आपके पास थोड़ा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक के साथ साथ कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा डिस्कस किया जाएगा। हाँ जी गोविंद, इसमें एमटीपीसी भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। और देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, तो आप सबको पता है सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए आप लोग, लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप सबको पता है लिविंग की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक कौन सा होगा? यहाँ पर सेल टॉपिक होगा। और सेल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक कौन सा होगा? सेल टॉपिक होगा, कोशिका कहते हैं। और आप लोग से पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बताते भी चलेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। तो चलिए बताइए, अगर सिंपल पूछा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारी कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा होता है? सब बताइए, पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारी कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा है? तो आप सबको ये तो पता होना चाहिए हमारी कोशिका में एक पार्ट होता है जो कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। उसी को पावर हाउस नाम से जानते हैं, ऊर्जा घर नाम से जानते हैं। और सब लोग बताइए कोशिका का वह कौन सा भाग है जिसको पावर हाउस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर देखिए सब लोगों ने पावर हाउस नाम बिल्कुल सही बताया है। आशीष, अतुल, मोहिनी और कौन है, धीरेन्द्र, अभिषेक, आदित्य, राज और सौम्य ज्योति, बिल्कुल सही आंसर है। काजल, जितेंद्र, रोहित, सबका बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे हम आपको डिस्कस करेंगे
क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवर किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ये सब को डिस्कस किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप लोग पूछे हमारी कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी होती है, सुसाइडल बैग ऑफ आवर सेल कौन सा होगा, बताइए जल्दी से, आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग कौन सा होगा। तो यहाँ पे कौन कौन आंसर देंगे, यहाँ पे शाश्वत, जय, एमडी, निखिल, अतुल, प्रतीक, पंकज, सब लोग आंसर दीजिए। आपकी कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो काजल और बीनू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रोहित, साहिल, अमन इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और जो लोग आंसर नहीं दिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आप लोग को पढ़ाएंगे और क्या डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिका में एक पार्ट होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है, इसी को हम लोग आत्महत्या की थैली नाम से जानते हैं। और क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ये लाइसोसोम कभी कभी फट जाता है, ये सेल को किल कर देता है, ये कोशिका को किल कर देता है, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली नाम से जानेंगे। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सारा कहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोशिका में। तो क्या होता है लाइसोसोम, क्या होता है लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी क्या होता है, आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सारा टॉपिक आपका कोशिका होगा, सेल टॉपिक होगा। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा होना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों में प्रेजेंट होगा। और कौन सा टॉपिक है, तो ये हमारा ब्रेन टॉपिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा होगा, ब्रेन टॉपिक, आप लोग का मस्तिष्क टॉपिक होगा। और आप लोग बताइए क्या हमारी बॉडी में ब्रेन पाया जाता है, बताइए आप लोग। अगर हम आप लोग से पूछे क्या आप लोगों में ब्रेन प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, और जब पढ़ने आए आप सब में ब्रेन होगा, आप सब में मस्तिष्क होगा, पता होना चाहिए ना कि आप सब में मस्तिष्क होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप से पूछे क्या हमारी हार्ट बीट ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है, बताइए आप लोग, क्या हमारी हार्ट बीट ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे होगा, दिल की धड़कन इनवॉलंटरी होती है और ये हमारे ब्रेन द्वारा नहीं कंट्रोल होती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिल की धड़कन ब्रेन द्वारा कंट्रोल होगी, बिल्कुल ब्रेन द्वारा कंट्रोल होगी। और कैसे होगी, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी एग्जाम दिया होगा, और जब एग्जाम देते हैं एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन रिजल्ट आता है, और जिस दिन रिजल्ट आता है आप लोग बताइए आपकी हार्ट बीट वही रहती है कि बढ़ जाती है, बताइए आप लोग। जिस दिन रिजल्ट आता है आपकी हार्ट बीट वही रहती है कि बढ़ जाती है। जिनको पहले से पता है फेल होना, उनकी हार्ट बीट तो वही रहेगी, लेकिन जिनको पास और फेल के बीच में होते हैं उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो रिजल्ट आने पर हार्ट बीट क्यों बढ़ेगी, तो जो भी आपका स्ट्रेस है वो दिमाग पर जाता है, जैसे दिमाग पर जाएगा या फिर हार्ट बीट को बढ़ा देगा। तो अब आप लोग बता सकते हैं क्या हमारी हार्ट बीट ब्रेन द्वारा कंट्रोल होगी, बताइए आप लोग, क्या हमारी हार्ट बीट ब्रेन द्वारा कंट्रोल होगी, बिल्कुल कंट्रोल होती है। तो हम आप लोग डिस्कस करेंगे, हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, कौन सा पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये क्या करेगा, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेन में। हमारी ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो आप लोग के कौन से काम को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करेगा, चलने फिरने को कौन कंट्रोल करेगा, सोचने समझने को कौन कंट्रोल करेगा, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर, अगर आप इसे पूछे क्या हमारा ब्रेन पूरी जिंदगी बढ़ता रहता होगा, नवीन सबर कीजिए आंसर मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस लाइए। तो चलिए बताइए, अगर आप इसे पूछे क्या हमारा मस्तिष्क पूरे जीवन भर सेम रहता है, कौन कौन आंसर देंगे, अजय, ऋतिक, राज, नवीन, अखिल, और कौन है, सब लोग आंसर देंगे। क्या हमारा मस्तिष्क पूरे जीवन सेम रहता होगा, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोग बोल रहे नहीं नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, अब बताइए पूरे जीवन सेम क्यों नहीं रहता है। तो आप सबको आज एक आप लोग का पॉइंट जानकर बहुत ज्यादा शौक लगने वाला है। तो पता है क्या शौक लगने वाला है, 20 साल तक हमारा ब्रेन 1400 ग्राम का रहता है। अब सबको पता होना चाहिए 20 साल तक हमारा ब्रेन पूरा डेवलप होता है, और पूरा डेवलप होकर ये 1400 ग्राम का हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग 20 साल क्रॉस करते हैं, अब क्या होगा, 20 साल के बाद हमारा ब्रेन बढ़ता नहीं है। आप लोग क्या पता होना चाहिए, 20 साल के बाद ब्रेन बढ़ता नहीं है। 20 साल के बाद क्या होगा, हमारा ब्रेन कम होने लगता है। और पता है ब्रेन कितना कम होने लगता है, तो अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में कितना ब्रेन कम होगा, फीमेल में 2.2 ग्राम प्रति साल कम होने लगता है। तो जो भी फीमेल है उनमें 2.2 ग्राम खत्म होने लगेगा, जबकि मेल में कितने ग्राम खत्म होने लगता है, इनमें 2.7 ग्राम प्रति साल खत्म होने लगता है। तो आप सबको पता होना चाहिए ब्रेन हमेशा सेम नहीं होता। 20 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद ब्रेन कम होने लगता है। मेल में कितना कम होगा, 2.7 ग्राम प्रति साल कम होगा, फीमेल में 2.2 ग्राम। तब आप होता है अगर सिंपली पूछे पहले दिमाग किसका खत्म होने वाला है, पहले दिमाग मेल का खत्म होगा कि फीमेल का,
यहाँ पे सब लोग ओ माय गॉड ओ गॉड बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट है। आप सब बताइए पहले दिमाग किसका खत्म होगा, पहला मेल का खत्म होगा कि फीमेल का खत्म होगा? तो आप सबको पता है जो टिकी रेट है, जो घटने का रेट है वो मेल में ज्यादा है, और मेल में ज्यादा है इसका मतलब मेल में जल्दी दिमाग खत्म होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो आप ये बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा, दिमाग कम क्यों होने लगता है? आप ये बताइए, अगर सिंपल पूछे दिमाग कम क्यों होने लगता है, तो जैसे हम लोग 20 साल क्रॉस करते हैं हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती है, और जैसे ही तंत्रिका कोशिकाएं मरेंगी क्या होगा, ब्रेन का वेट कम होने लगेगा, वजन कम होने लगेगा, और इसलिए आप लोग का इंटेलिजेंस भी कम हो सकता है, यहाँ से मेमोरी भी कम हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना, आप लोग जितना लेट करेंगे आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? बताइए, आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग लेट करेंगे क्या होगा आप लोग का? ये आप लोग के अच्छा होगा कि बुरा होगा? आप सबको पता है ये आप लोग के लिए बुरा होगा। क्यों बुरा होगा? हर साल आप लोग का दिमाग कम होता जाएगा, और जब हर साल दिमाग कम हो जाएगा ये आपके लिए बुरा हो सकता है। तो ये हमारा किसके बारे में था? ब्रेन के बारे में था, ये हमारे मस्तिष्क के बारे में। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है ब्रेन का काम, ब्रेन का लोकेशन कहाँ पर होगा, ब्रेन का वेट क्या होगा, ये सबको डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो अगला टॉपिक हमारा ब्लड टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग अपने ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र। और देखिए ब्लड हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग बताएं क्या कभी आप लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? बताएं आप लोग, अगर सिंपली पूछे क्या कभी भी आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? तो आप सबको पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप लोग का रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये सारे हमारे ब्लड का पार्ट है, ये सारे हमारे खून का पार्ट है। ये कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर मरते हैं, कितने दिन में बनते हैं, कितने दिन में मरते हैं, ये सारा कहाँ पर डिस्कस करेंगे? ये सारा खून टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ब्लड टॉपिक में। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, रक्त समूह क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, आप लोग का एबीओ सिस्टम क्या होगा, कैसे मम्मी पापा से हमें ब्लड ग्रुप मिलता है, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ब्लड टॉपिक में क्या होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा, साथ साथ हम लोग अपने किसके बारे में, हम लोग अपने रक्त के थक्का जमने के बारे में। जैसे आप सबको पता है जब भी चोट लगती है आपका खून निकलता है, वो खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है, इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो रक्त का थक्का कैसे जमता है ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ दिनों पहले नहीं, 15 दिन पहले बिहार में पेपर हुआ था, और वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग बताएं, अगर आपसे से पूछा जाए विच मेटल हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा धातु है जो रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है? चलो बताइए, अगर आपसे से पूछा जाए वह कौन सा धातु है जो रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है, विच मेटल हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? और हमें पता है सब लोग इसका गलत आंसर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है सब लोग गलत आंसर देंगे। अभी तक अजय ने बस सही आंसर दिया, रूपाली ने सही आंसर दिया, बाकी सब लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? आयरन, जो हमारा आयरन, कुछ लोग तो विटामिन के भी आंसर दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमने विटामिन पूछा था या फिर मेटल पूछा था? हमने विटामिन थोड़ी पूछा कि आप विटामिन के आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर धातु पूछा जा रहा है, मेटल पूछा जा रहा है। और देखिए कौन सा मेटल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ये हमारा कैल्शियम होता है। ये कौन सा मेटल होगा, ये हमारा कैल्शियम होता है। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, कैसे कैल्शियम थक्का जमाता है, कार्बोनोजन क्या होता है, विटामिन के क्या होता है, ये सारे ब्लड क्लॉटिंग में आएगा। तो ये आप लोग को अभी के लिए याद रहना चाहिए, कौन सा धातु होगा, ये आप लोग का कैल्शियम हो जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अगला हमारा परिसंचरण तंत्र है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है हृदय, हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट बीट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए, अगर आप से पूछे हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट है, हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? चलिए बताइए, हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? हमारा जो हृदय, सुनील ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हमारे हृदय में, तो आप सबको पता है हम लोग अपने हार्ट को जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसी को चैम्बर्स कहते हैं। और ह्यूमन के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर है। लेकिन क्या सारे जीवों के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सारे जीव, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या सबके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते होंगे? आप बताइए, छिपकली के हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे? बिल्कुल 2 आलिन 2 निलय होता है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। अब बताइए छिपकली के हार्ट में, तो आप सबको पता होना चाहिए छिपकली के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, मेंढक के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, कौन से जीव है, किनमें कितना हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे, सबको डिस्कस किया जाएगा।
तो ये हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ये हमारा परिसंचरण तंत्र होगा। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तो हम लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। पता है क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी शिवम, कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है, उसमें 6 आप लोग का वेंट्रिकल होता है, 7 ऑरिकल होता है, वो सारा डिस्कस किया जाएगा। सबर कीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम आने दीजिए, सबको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ये हमारा ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स टॉपिक हो जाएगा। कौन सा टॉपिक होगा, ये हमारा ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स हो जाएगा। और ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग ग्रंथि तथा हार्मोन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी को ग्रंथि तथा हार्मोन कहते हैं। तो आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछा जाए क्या आपने कभी भी थायराइड का नाम सुना है, नहीं, फिश में 2 होते हैं और नहीं 4 नहीं होते हैं। गलत गलत नॉलेज मत बताइए, फिश में 2 होते हैं। तब आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछे क्या कभी भी आप लोगों ने थायराइड ग्रंथि का नाम सुना है, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड कहते हैं, ऑटो ग्रंथि कहते हैं। और आप लोग बताइए ऑटो ग्रंथि का लोकेशन कहाँ पर होगा, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर होगा। प्रतीक, सुनील, हितेश, शिवम, मोहित, सौम्य, ज्योति, सब लोग आंसर बताइए। श्रुति, कोमल, सब लोग आंसर देंगे हमारे ऑटो ग्रंथि का लोकेशन कहाँ पर है। तो आप सबको पता है ये हमारे गले में होता है, नेक में होता है। हम आप लोग को डिस्कस करेंगे ये जो थायराइड है इनसे कौन सा हार्मोन बनता है, थायराइड कम ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, ये सब कुछ बताएंगे। जैसे कई बार थायराइड होता है हमारा वेट गेन होने लगता है, थायराइड ज्यादा होता है वेट कम होने लगता है, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा होगा, ये हमारा ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स होगा। तो आप लोग अगर आप इसे पूछे वह कौन सी ग्रंथि है जिसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, बताइए आप लोग। अगर आप से पूछा जाए वह कौन सी ग्रंथि है जिसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, आप लोग का इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा होता है, एक ऐसा ग्लैंड है जो हमें इमरजेंसी रिएक्शन को बताता है, जो आपातकालीन रिएक्शन में काम करता है। और आप लोग बताइए कौन सी ग्रंथि है जिसको इमरजेंसी ग्लैंड नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सही आंसर दिए हैं, कौन है यहाँ पे, सरोजनी ने सही आंसर दिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, नवीन ने सही आंसर दिया है, मोहिनी ने सही आंसर दिया है। और हम आप लोग को पढ़ाएंगे हमारे बॉडी में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है, इट इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड, इसको अधिवृक्क ग्रंथि नाम से जानते हैं। और अधिवृक्क ग्रंथि हमारा क्या होता है, ये हमारा इमरजेंसी ग्लैंड है, आपातकालीन ग्रंथि है। तो ये सारा हमारा टॉपिक कहाँ पर आएगा, ये हमारा ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स में आएगा। और ये टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से, वैसे सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक और भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी काजल, आपने भी सही आंसर दिया था। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तो ये भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कौन सा टॉपिक होगा, ये हमारा डिसीज टॉपिक होगा, रोग टॉपिक हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, ये डिसीज होगा, आप लोग का रोग टॉपिक होगा। और आप लोग बताइए क्या रोग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये तो सबको पता होगा, क्या रोग टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत सारे, कोई भी एग्जाम आप लोग देंगे हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग बताएं क्या आपने इस वायरस का नाम सुना है, बताइए आप लोग, क्या आप लोगों ने इस वायरस का नाम सुना है। एक वायरस आजकल आप लोग का बहुत ज्यादा फेमस है, ये आप लोग का कोरोना है, कोरोना है। और कोरोना का नाम सबने सुना होगा, कोई इस दुनिया में नहीं होगा जो अभी कोरोना का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि 3 साल से यही तबाही मचा रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है, कोरोना में आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, कोरोना में आप लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसमें डीएनए होगा कि आरएनए होगा, बताइए आप लोग, इसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होगा, इसमें डीएनए होगा कि आरएनए होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कोरोना के वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डीएनए नहीं पाया जाता, आरएनए पाया जाता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीज टॉपिक में, बीमारी टॉपिक में। इसके साथ साथ और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आनुवंशिक रोग क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, हार्ट अटैक क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगर हम आप लोग से पूछे विच डिसीज इज नोन एज रॉयल डिसीज, बताइए आप लोग विच डिसीज इज नोन एज रॉयल डिसीज, आप लोग का वह कौन सा रोग है जिसको हम लोग शाही रोग नाम से जानते हैं, बताइए आप लोग वह कौन सा रोग है जिसको शाही रोग नाम से जानते हैं। तो क्या एक रोग हो जाए तो हम लोग शाही हो जाएंगे, हम लोग रॉयल हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, अभी फ्लोराना वगैरह भी नया वेरिएंट आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो चलिए बताइए वह कौन सा रोग है जिसको शाही रोग, तो रूपाली, काजल बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, कपिल का भी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, निखिल, विक्रांत, इनका भी सही आंसर है। और क्या हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, तो जो आपका रॉयल डिसीज है ये एक आनुवंशिक रोग होता है, ये आप लोग का जेनेटिक डिसीज है। और क्या होगा, डायबिटीज नहीं होता, डायबिटीज बीमारी नहीं होता रॉयल डिसीज। चलिए सुन ले क्या होता है, नॉर्मली जब हमें चोट लगता है हमारे खून के थक्का जमने में 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो उंगली पे चोट लग गई, उंगली कट गई, आपके पैर पे चोट लग गई, पैर कट गया,
आपका जो खून थक्का जमता है वो 2 से 5 मिनट में जम जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बीमारी होती है जिनमें उनका खून 2 से 3 घंटे तक थक्का नहीं जमता। इन सिंपल क्या कहते हैं, उनके खून के थक्का जमने में देरी होती है। और खून के थक्का जमने में देरी होना, इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? इसी बीमारी को हेमोफीलिया नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसी को हेमोफीलिया नाम से जानते हैं। और हेमोफीलिया को सबसे पहले किसकी फैमिली में देखा गया था? जो रानी है एलिजाबेथ, उनकी फैमिली में। और आप लोग बताइए, एलिजाबेथ की फैमिली नॉर्मल फैमिली है कि रॉयल फैमिली? अब तो आप लोग बता सकते हैं, एलिजाबेथ की फैमिली नॉर्मल फैमिली है कि रॉयल फैमिली? तो आप लोग का रॉयल फैमिली है। और जब बीमारी रॉयल फैमिली में हुआ, बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? इसी को शाही रोग नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसी को शाही रोग नाम से जानते हैं। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। कौन सा बीमारी है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्यों उसको नाम दिया जाता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा होगा? ये आपका डिसीज टॉपिक होगा। इसी में हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ेंगे, जैसे टीबी हो गया, आप लोग का लेप्रोसी हो गया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में हम लोग वायरस से होने वाला एड्स हो गया, कोरोना हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा होगा? तो अगला टॉपिक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन होगा। हिंदी में इसे हम लोग पोषण तथा पाचन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इसी को हिंदी में पोषण तथा पाचन कहते हैं। और पोषण तथा पाचन का मतलब क्या हुआ? इसमें हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारा पोषण क्या होता है, हमें क्या क्या खाने की जरूरत है, कौन से विटामिन का काम क्या है, कौन से आप लोग के मिनरल का काम क्या है, आयरन का काम क्या है, आप लोग के कैल्शियम का काम क्या है, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग बताइए। और हमें पूरी उम्मीद है सब लोग इसका गलत आंसर देंगे, लेकिन फिर भी हम आप लोग से पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो चलिए बताइए, वह कौन सा विटामिन है जो घावों को भरने में सहायक होता है? चलिए बताइए, वह कौन सा विटामिन है जो घावों को भरने में सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग? विच विटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग? वह कौन सा विटामिन है जो घावों को भरने में सहायक होता है? और आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या बोला था, आप लोग बिल्कुल उम्मीदों पे खड़े उतरे, बिल्कुल उम्मीदों पे खड़े उतरे। सब लोग विटामिन के आंसर दे रहे हैं। और हमने क्या बोला था, आप सब लोग गलत आंसर देंगे। अच्छा ये बताएं, कुछ लोग हैं अनुष्का, शिवम, इन्होंने सही आंसर दिया है, बाकी सब लोग विटामिन के कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ब्लड क्लॉटिंग और घाव का भरना दोनों प्रोसेस सेम होता है? आप लोगों को क्या लगता है? नितिन का आंसर सही है, यहाँ पे नवीन का आंसर सही आ गया, प्रतीक, अर्पित, इन लोग का भी आंसर सही आ गया। तो चलिए पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, क्या घाव का भरना और ब्लड क्लॉटिंग दोनों प्रोसेस सेम है? दोनों प्रोसेस सेम नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है? खून बह रहा है, वो थोड़ी देर बाद रुक गया, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। लेकिन घाव के भरने का मतलब क्या हुआ है? जब आपको चोट लगी है, आपका घाव जो है उसके ऊपर स्किन जम जा रहा है, उसके ऊपर त्वचा जम जा रहा है, उसको घाव का भरना कहते हैं। तो घाव का भरना अलग प्रोसेस होता है, रक्त का थक्का जमना अलग प्रोसेस है। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का रोल है। किसका रोल होता है? ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का रोल है। लेकिन घाव के भरने में अगर पूछा जाए, घाव के भरने में विटामिन सी का रोल होता है। किसका रोल होगा? यहाँ पर विटामिन सी का रोल होगा। तो आज के बाद ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं देंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वह कौन सा विटामिन है जो घावों को भरता है? तो आप सबको पता है ये हमारा विटामिन सी होगा, विटामिन के नहीं होगा, ये हमारा विटामिन सी होगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दे, अगर आप से पूछा जाए, मोतियाबिंद कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए बताइए, अगर आप से पूछे मोतियाबिंद कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, और आपके पास ऑप्शन क्या दिया गया है? आपके पास विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन सी ऑप्शन है, विटामिन ई है और विटामिन के है। फिर से वही चारों ऑप्शन है। और आप लोग बताइए, मोतियाबिंद कौन से विटामिन की कमी से होगा? और हमें पूरी उम्मीद है 99.9% इसका गलत आंसर देंगे। आप लोग बिल्कुल गलत आंसर देंगे। और यहाँ पे देखिए, कृष्णा, अनीशा और कौन है, नंदनी है, ऋतिक, सब लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया, सबने। अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है, विटामिन ए आंख के लिए रिलेटेड होता है? यही तो सोच रहे होंगे ना कि विटामिन ए आंखों के लिए है, उसकी कमी से रतौंध भी हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका मोतियाबिंद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से मोतियाबिंद नहीं होता। जब हमारे बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाता है, इसकी वजह से मोतियाबिंद होगा। तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अभी समझ नहीं आएगा, बस इतना जान लीजिए, विटामिन ई की कमी से मोतियाबिंद होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने गलत आंसर दिया था, यहाँ पर आंसर क्या होगा? विटामिन ई हो जाएगा।
तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। कौन सा विटामिन है, कौन से विटामिन का क्या काम होता है, कौन से विटामिन की कमी से क्या बीमारी है, सबको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए आखिरी क्वेश्चन आप लोग के न्यूट्रिशन से आखिरी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रूट शुगर। बताइए आप लोग फ्रूट शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रूट शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रूट शुगर, जो फलों का मीठापन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। फलों में जो शुगर पाया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग बताइए। कमेंट कहाँ चला गया, विशाल ने सही आंसर दिया, साहिल ने भी सही आंसर दिया। और लोग बताइए यहाँ पे शिवम भी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऋतिक का भी आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए आपके फ्रूट फलों में कौन सा शुगर पाया जाता है, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, आपका C6H12O6 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये C6H12O6 होगा। तो आज के बाद जब भी आप से पूछे फलों का मीठापन किसके कारण होगा, फ्रक्टोज के कारण होगा, और ये फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 हो सकता है। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक भी कहाँ आएगा, न्यूट्रिशन टॉपिक में आएगा, ये भी हमारे पोषक तत्वों में आएगा। अब देखिए अगला हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, मतलब हम लोग बिल्कुल दीपाली और सृष्टि का आंसर सही था, बिल्कुल सही था। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा होगा, पाचन तंत्र होगा। और पाचन तंत्र में क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कौन से ऑर्गन से कौन सा एंजाइम बनता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताइए अगर आप लोग से पूछा जाए हमारे खाने का अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, बताइए आप लोग हमारे खाने का अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, पेट में होगा, आंत में होगा, या फिर आप लोग के लिवर में, कहाँ पर होगा, लिवर में होगा, स्टमक में होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आंसर होना चाहिए, खाने का अंतिम पाचन कहाँ पर होगा, लिवर में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर स्टमक में। तो आप सबको नहीं, काजल लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। यहाँ पर देखिए आशीष, उत्तम, तब्रेज और कौन है, रूपाली, अभिषेक, शिवम, रोहित, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सपेक्षा, दीपाली और इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, छोटी आंत होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा आएगा, आपका डाइजेशन टॉपिक आएगा, ये पाचन टॉपिक आएगा। अब देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, ये अगला टॉपिक दो आपका, ये आपका अगला जो टॉपिक होगा ये हमारा कंकाल तंत्र हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होगा, मतलब इसमें हम लोग अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे कमजोर कौन सी है, सबसे मजबूत कौन सी है, ये सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए अगर आप लोग से पूछे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, यहाँ पर कुछ लोग गलत आंसर देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में और वो लोग गलत आंसर देंगे। तो चलिए बताइए शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, वीकेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। कौन कौन आंसर देंगे, रोहित, अनीशा, आकांक्षा, सुमन, सरोजनी, अभिषेक, जय, कृष्णा, सब लोग आंसर दीजिए। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, क्या हमारी बॉडी में कोई वीकेस्ट बोन होगा, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर बबीता ने कान की हड्डी बोला, गोविंदा ने नाक की हड्डी बोला, मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया, कोई ऐसा नहीं है अभी तक जिन्होंने सही आंसर दिया है। और देखिए कौन सी हड्डी होती है सबसे कमजोर, तो यहाँ पर किसने सही, उनका कमेंट ही नीचे चला गया जिन्होंने सही आंसर दिया था, एक दो लोगों ने बस सही आंसर दिया है। तो देखिए हमारी, आप लोगों ने कान की हड्डी बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। जो स्टपीज आप लोग आंसर दे रहे हैं वो हमारा स्मॉलेस्ट बोन होता है, सबसे छोटी हड्डी। हम क्वेश्चन आपसे वीकेस्ट बोन पूछ रहे हैं ना, और जो हमारी आंखें हैं, आंख के कोने में एक हड्डी प्रेजेंट होती है जिसको लैक्रिमल बोन नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको नेत्रास्थिया नाम से जानते हैं। और ये नेत्रास्थिया आप लोग की क्या होती है, ये शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। ये हमारी क्या होगी, ये शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होगी। तो ये हम आप लोग को डिस्कस करेंगे क्या होता है लैक्रिमल बोन, आप लोग के हाथ में कितनी हड्डी होती है, पैर में कितनी हड्डी होगी, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलिए देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा ये आप लोग का रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा होगा, ये हमारा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन कह देंगे। जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इसका मतलब श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन। और श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग अपने लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग अपने किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, लंग्स और अपने किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोग का लंग्स काम करता है, फेफड़ा कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग बताएंगे, अगर आप लोग से पूछे हमारे फेफड़े का वजन कितना होता है, बताइए। ऋतिक, गौतम, संदीप और कौन है यहाँ पे, सब लोग आंसर दे। अगर सिंपली पूछा जाए हमारे फेफड़े का वजन कितना होता है, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं
1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। और आप लोग बताइए आपके फेफड़े का वजन कितना होगा। ऑप्शन हमने दे रखा है, ऑप्शन हमने देख रखा है 1200 से लेकर आपका कितना है 13, 14, 15 यहाँ तक ऑप्शन है। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे फेफड़े का वजन कितना होता है, आपके लंग्स का वेट कितना होता है। ये हमारा 1.3 kg होता है और 1.3 kg का मतलब ये 1300 ग्राम का होता है। तो हम आप लोग को डिस्कस करेंगे हमारा फेफड़ा 1300 ग्राम का है। क्या हमारी बॉडी में एक फेफड़ा होता है कि दो होता है, बताइए आप लोग। हमारी बॉडी में एक फेफड़ा होता है कि दो, तो आप सबको पता है हमारी बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक कभी भी नहीं होगा, 2 लंग्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर आप लोग का क्या होता है, तो देखिए जो आप लोग का राइट लंग्स है, व्हाट इज द वेट ऑफ राइट लंग, आप लोग का दायां फेफड़े का वजन कितना होता है 700 ग्राम होता है। जबकि देखिए जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग का वेट कितना होता है, ये हमारा 600 ग्राम है। तो आप लोग को पता होना चाहिए हमारे दोनों फेफड़े सेम वेट के नहीं होते, सेम वजन के नहीं होते हैं, इनका वजन अलग अलग है। राइट का वेट आपका 700 ग्राम का होता है, लेफ्ट का वेट है आप लोग का 600 ग्राम का। तो बता सकते हैं ऐसा क्यों होता होगा, बताइए आप लोग। वाई राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट लंग, आप लोग बताइए दायां फेफड़ा बायां फेफड़े से बड़ा क्यों होता है। वही तो साहिल हम पूछ रहे हैं भेदभाव क्यों हो रहा है। नहीं ऋतिक, ह्यूमन एक लंग से सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको 2 लंग्स होना जरूरी है। वो एक किडनी से जिंदा रह सकता है पर एक लंग से जिंदा नहीं रह सकता है। तो देखिए रूपाली, देवेंद्र, करिश्मा और किसने आंसर दिया है यहाँ पर, लगभग सब लोगों ने सही आंसर दिया। अभिषेक ने भी आंसर सही दिया, रोहित और शिवम ने भी आंसर सही दिया। आप सबको पता है लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, बाएं तरफ हमारा हृदय प्रेजेंट होता है और हृदय को जगह देने के लिए लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होगा एज कम्पेयर टू राइट लंग। तो आपके दिल को जगह देने के लिए, हृदय को जगह देने के लिए लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है राइट लंग से। तो ये सारा हम लोग कहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक में, आप लोग के श्वसन टॉपिक में। अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक कौन सा होगा, मतलब किडनी। और आप लोग बताए अगर आप लोग से पूछा जाए जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स अपना यूरिन कौन से फॉर्म में पास करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बर्ड्स अपना यूरिन कौन से फॉर्म में पास करेंगे, और ऑप्शन आप लोग का पास क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग के पास है अमीनो एसिड। पहला ऑप्शन है अमीनो एसिड, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास अमोनिया है, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, यूरिया है, जबकि आखिरी ऑप्शन क्या है, ये हमारा यूरिक एसिड है। तो चलिए बताइए अगर आप लोग से पूछा जाए बर्ड्स अपना यूरिन कौन से फॉर्म में पास करते हैं, यूरिया के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो निखिल का आंसर बिल्कुल सही आया है, अभी तक सिर्फ निखिल ने सही आंसर, विक्रांत का भी आंसर सही आ गया, अभी तक 2 लोगों ने सही आंसर दिया है। और यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, तो आप सबको पता होना चाहिए यूरिक एसिड। जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो अपना यूरिन यूरिक एसिड के फॉर्म में पास करते हैं। असल इसको क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को यूरिकोटेलिक नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक हमारा मूत्रोत्सर्जन होगा, जिसमें हम लोग सारे जीवों का फॉर्म पढ़ेंगे, कौन से जीव कौन से फॉर्म में यूरिन पास करेंगे, अमोनिया किसमें होगा, यूरिक एसिड किसमें होगा, ये सबको डिस्कस करेंगे। अब देखिए आखिरी टॉपिक, और आखिरी टॉपिक ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बॉटनी हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वनस्पति विज्ञान। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सीन क्या होगा, साइटोकाइनिन क्या होगा, जिबेलिन क्या होगा, ये सबको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आप लोग का मृतोपजीवी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए अगर आप लोग से पूछा जाए टमाटर का लाल रंग कौन से लवक के कारण होता है, बताइए आप लोग टमाटर का लाल रंग कौन से पिगमेंट के कारण होगा, कौन से लवक के कारण होगा। तो क्या कभी आप लोगों ने सुना है अलग अलग फलों का रंग अलग अलग आपके लवक के कारण होता है, और कौन सा लवक, तो आप सबको पता होना चाहिए एक, हाँ बिल्कुल स्विंगल का आंसर बिल्कुल सही है। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है लाइकोपीन, लाइकोपीन होता है, कपिल का भी आंसर सही है, अजय और एकता का भी, जितेंद्र और यहाँ पे रोहित का भी आंसर सही है। लाइकोपीन जो टमाटर को लाल रंग देता है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे बैगन का लाल रंग किसकी वजह से होगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, ये हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि मेरा पढ़ाया कुछ समझ आ जाएगा आप लोग को, वैसे इंट्रोडक्शन से इतना तो पता नहीं